सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और यहीं से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग शुरू हुई। सरदार पटेल बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन वो समय की गति भी देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि लोगों के मन का बंटवारा हो चुका है और फिर वो इस बात पर यकीन रखते थे कि 20% पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो 80% हिंदुस्तान है उसे एक सुंदर और विकसित देश बनाया जा सकता है। बंटवारा तय हुआ तो एक एक कुर्सी, मेज से लेकर पेन पेंसिल तक कैसे बांटी जाएगी भारत पाकिस्तान के बीच, इस पर लंबी कार्रवाई चली। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था देश की 565 वो रियासतें जो भारत के बंटवारे वाले हिस्से में आ रही थी। इनमें कई बंद गठरी की तरह कभी जिन्ना तो कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बनने के लिए तैयार दिख रही थी। दरअसल आजादी से पहले सभी रियासतों को अपने वजूद को लेकर निर्णय लेना था। जिन्ना की नजर भारत के हिस्से वाली कई रियासतों पर थी। सरदार पटेल समझ रहे थे कि अगर रियासतों में बिखरे भारत का अखंड नक्शा नहीं बना तो आजादी व्यर्थ चली जाएगी। उन्होंने रियासतों के शासकों से खुलेआम कहा, इतिहास ने हमें एक पाठ पढ़ाया है कि हमारा देश छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था और हम इकट्ठे नहीं हो सके तथा विदेशी हमलों का जवाब नहीं दे सके और विदेशियों ने यहाँ अपना शासन सुदृढ़ किया। हमारी आंतरिक कलह, जलन और शत्रुता ने विदेशी आक्रमण के समय हमारी हार में योगदान किया है। चलो आओ अब पुरानी गलतियों को न दोहराएं और फिर से गुलामी के जाल में न फंसे। आजादी से पहले तक भारत का नक्शा हमेशा भारत के पहले से बटे होने की तस्वीर बनाता था। 1857 से 1947 तक जो भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, वो 60% हिस्सा नक्शे में लाल रंग से दिखाया जाता था और शेष 40% भारत का नक्शा पीले रंग का होता था, जो यही रियासतें थी। इन रियासतों और इनकी जनता की गणना ब्रिटिश शासन में नहीं होती थी। पटेल इन सब को मिलाकर एक देश एक नक्शा बनाने का प्लान तैयार कर चुके थे। सरदार साहब की एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि उन्होंने सबसे पहले रियासतों की बात जब उनके दिमाग में थी या उनको ये बताया गया कि भी आपको इसका कुछ रास्ता निकाल के सबको मर्ज कर देना है, तो बड़ी चैलेंज ये थी कि ब्रिटिशरों ने ये रियासतों के सामने 3 कंडीशंस रखी थी। एक कंडीशन ऐसी थी कि भी जिसको पाकिस्तान में जाना है वो रियासत वाले पाकिस्तान में जा सके, जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सके और जिसको दोनों में नहीं रहना है वो इंडिपेंडेंटली रह सके। ब्रिटिशरों का यही मकसद था कि कुछ ना कुछ करके इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसे दी जाए कि जैसे फ्यूचर में उनके बीच कुछ झगड़ा हो जाए और वो झगड़े के बाद फिर उनके पास फिर से ये पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाए। सदियों से बिखरे और टूटे भारत को जोड़ना बिल्कुल आसान नहीं था, तब जबकि राजा महाराजा अपने भोग विलास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। रियासतों को 40 दिन का समय दिया गया विलय के दस्तखत के लिए। सरदार वल्लभ भाई लोगों में बहुत प्रिय। जब हमने यहाँ संग्रह स्थान उनका रखा है तो लोगों ने अपने घर के ये बारी और ये द्वार सब दे दिए। उनके पास जो वो फोटो भी सब दे दिए। और यहाँ इतना अच्छा इंडिया में उसका रनिंग बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा, तो वो भी अच्छा बनाया और लोगों ने बहुत साथ दिया उनको। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई ने भी इतना ही लोगों का किया। आजादी के बाद 2 साल रहे लेकिन वो 2000 साल का जी के गए और 2400 साल के बाद भी 565 जो राज्य रियासतें थी वो सब ले ली और अखंड भारत बनाने में क्या उन्होंने काम किया है। सरदार ने कहीं धमकी से, कहीं चेतावनी से, कहीं दोस्ताना सलाह से हर एक रजवाड़े का विलय करवाया।
मुश्किलें इसीलिए भी अधिक थीं क्योंकि जिन्ना की ओर से उन सभी रजवाड़ों को प्रलोभन मिल रहा था। जोधपुर ने भारत के साथ आने की प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी, पर जून 1947 में गद्दी पर बैठे नए महाराज हनवंत सिंह पाकिस्तान के ऑफर के बाद पसुपेश में थे। जिन्ना ने उन्हें एक सादे कागज पर दस्तखत करके दे दिया था ताकि वो अपनी सभी मांगे उसमें लिख दें। इसमें बेरोक टोक हथियार उत्पादन और आयात की अनुमति तक शामिल थी। सरदार पटेल ने फौरन महाराजा से भेंट की। उन्होंने दिल खोल कर वादे किए। ये भी समझाया कि एक हिंदू राज्य के मुस्लिम पाकिस्तान में विलय के खतरे क्या हो सकते हैं। बातचीत खत्म हुई तब तक महाराजा हनवंत सिंह आश्वस्त थे। उन्होंने जिन्ना के सादे कागज को फाड़ दिया और जोधपुर भारत का हिस्सा बन गया।